हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। प्यारे दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे भारतीय संविधान को समझने की एक छोटी सी कोशिश, और उसी कोशिश में हम आज समझेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ रिव्यू के हिसाब से। इसलिए भैया ज़रूर इसको पढ़ लो। इसमें से एक दो पॉइंट फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। इससे क्योंकि इस अधिनियम से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत भारतीय संविधान में किस अधिनियम के तहत की गई। तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1919। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब यह है कि जैसे हमारे भारत में इसमें दो सदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा के पास कुछ कम शक्तियाँ हैं और लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का सिस्टम लाया गया। हालांकि मैं बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों किया गया? ऐसा सुधार क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी सुधार की अपेक्षा के लिए ही आया था। जब अंग्रेजों ने देखा कि बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, जैसे कि होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सुधारों की मांग हो रही थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिर 1919 ले आए भारत शासन अधिनियम, और वो सुधार की उम्मीदों से ही लाया गया था। क्या क्या सुधार हुए? प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। प्रांतों में, ठीक है, छोटे छोटे जो डिवाइड हुए थे टुकड़े, राज्य या मान लो राज्य कह सकते हो या जिले कह सकते हो, वहाँ जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। उत्तरदायी सरकार क्या होती भाई? अरे जो जनता के प्रश्नों का उत्तर दे सके, वो उत्तरदायी सरकार थी। पहले कैसी सरकार होती थी कि जनता उससे प्रश्न ही नहीं पूछ सकती, लेकिन अब जो आंशिक रूप से सरकार बनाई गई उसमें जो है जनता उससे प्रश्न पूछ सकती थी और सरकार भी उसका जवाब दे सकती थी, ठीक। तो ये थी उत्तरदायी सरकार है। फिर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, एक का नाम रखा गया, जैसे आज राज्यसभा, जैसे आज राज्यसभा उसको कहा गया विधानसभा। उस समय राज्यसभा को क्या कहा जाता, उस समय राज्यसभा को क्या कहा गया? राज्य परिषद, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद, और उसको ही उच्च सदन कहते थे। आज राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, वैसे ही राज्य परिषद होती थी पहले। और आज जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा होती थी। विधानसभा जैसे, अरे राज्य का सिस्टम समझ लो, जैसे कि अपने यूपी में क्या है, दो हैं, एक है विधान परिषद, एक है विधानसभा। तो विधान परिषद को हम लोग कहते हैं राज्य परिषद कहते थे, ठीक है। तो दो सदन बनाए गए, राज्य परिषद, विधानसभा। राज्य परिषद को कहा गया उच्च सदन और विधानसभा को कहा गया निम्न सदन, ठीक है। यहाँ देखो, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें से 34 तो इलेक्शन से निर्वाचित होकर आते थे और 26 मनोनीत किए जाते थे, ऐसे ही ज़बरदस्ती चुन लिए जाते थे। अच्छा, ये जो हमारा राज्य परिषद था, यानी कि जो उच्च सदन था, उच्च सदन का जो कार्यकाल होता था वो 5 साल का होता था, ठीक है। उच्च सदन के जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल कितना होता था? उनका जो कार्यकाल होता था वो 5 साल का होता था, ठीक। फिर बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा में 144। अच्छा, ये जो विधानसभा था, विधानसभा में कितने सदस्य थे? विधानसभा में कुल 144 सदस्य थे। विधानसभा में कितने थे? केंद्रीय विधानसभा में कुल 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 जो है निर्वाचित होकर आते थे और 40 को मनोनीत किया जाता था, और इनका कार्यकाल कितना होता था? 3 साल का होता था। फिर बात करेंगे कि दोनों शक्तियाँ, अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, 5 साल 3 साल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन बजट पर केवल विधानसभा में ही चर्चा करी जा सकती थी, ठीक है। देखो, बात ये थी कि दोनों की शक्तियां तो एक जैसी थी, लेकिन अगर हम बजट पर चर्चा की बात करें तो सिर्फ विधानसभा में ही बजट पर चर्चा करी जा सकती थी। जो है राज्य परिषद में बजट पर चर्चा नहीं करी जा सकती थी। इसके बाद में 2-4 पॉइंट इसमें और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए, अब बची हुई बातों की चर्चा कर ली जाए इस अधिनियम में। देखिए, इस अधिनियम में सबसे बाद में क्या किया गया कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जो प्रांत के विषय थे, जो राज्य के विषय थे, उनको 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आरक्षित विषय की, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उसमें कौन कौन शामिल किया गया? राजस्व यानी कि टैक्स, न्याय, वित्त, पुलिस, इन चीज़ों को। और हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य, ठीक है, इतनी चीज़ों को। अब फिर ये जो आरक्षित विषय थे, इनको जो है गवर्नर अपनी परिषद की सलाह से
शासन करता था। ठीक है, ये उन वालों का जो शासन था, हस्तांतरित विषय के जो शासन थे, जो विषयों के शासन थे, उनको गवर्नर जो हैंडल करता था वो परिषद की सलाह से हैंडल करता था। हस्तांतरित विषय के जो हस्तांतरित सूची में जो भी विषय शामिल थे, उन विषयों का जो शासन होता था वो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ठीक है, जो भारत के मंत्री थे उनकी सलाह पर इनको हैंडल करता था और इनको हैंडल करता था अपनी परिषद की सलाह, सदस्यों की सलाह पर। अच्छा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछा गया है ये। ठीक है, कि भारतीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, IAS PCS की मतलब IAS की जो परीक्षा कराता है, ठीक है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की जो गठन था वो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। ध्यान रखना, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इस समय जो हमारे गवर्नर थे वो कौन थे? जनरल चेम्सफोर्ड। कौन थे? जनरल चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और जो भारत के सचिव थे इंग्लैंड में वो मॉन्टेग्यू थे, तभी इसको कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई इसी अधिनियम के तहत। फिर देखो, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य की जो विधानसभा थी उसको अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है। देखो, इस समय जैसे होता है कि यूपी का बजट अलग से बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग से बनता है। तो पहले क्या था, अंग्रेजी सरकार में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट बनता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो बजट था उसमें जो है राज्य सरकार के बजट को अलग कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। ठीक है, अब राज्य की जो विधानसभाएं थी वो भी अपना बजट बना सकती थी। ठीक है, इसके बाद में देखो, एक वैधानिक आयोग की स्थापना करी गई। इसी अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग की स्थापना करी गई थी। जो कोई भी कानून अगर पारित होता है तो उसकी जाँच वो 10 वर्षों तक करेगा और 10 वर्षों के बाद में अपनी जाँच सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद में। तो एक वैधानिक आयोग की भी स्थापना करी गई थी जो 10 वर्षों के बाद अपनी जांच सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता था। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट पॉइंट। और आज हमने जाना भारत शासन अधिनियम 1919। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे अर्ध संविधान कहा जाता है। जब संविधान बनाया गया तो अधिकतम जो अनुच्छेद थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल कर लिए गए। तो हम आगे जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।